सो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड आज। पावर की जो यूनिट है वो कौन सी होगी, इनमें से वो कौन सी है जो पावर की यूनिट होगी। ठीक है। सो हम जानते हैं पावर जो होती है P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब जैसे V हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट का जो SI यूनिट है दैट इज एम्पियर, तो वोल्ट इंटू एम्पियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर, वोल्ट इंटू एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और सी हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। इसका मतलब क्या है, मतलब को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या है इसका मतलब, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक सर्कुलर कॉइल लिया, ठीक है, और इस कॉइल को एक इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ आपने जोड़ दिया ऐसे। ये कोई बल्ब है, और जैसे ही आप इसके अंदर एक मैग्नेट को इंसर्ट करोगे, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और एंटर करेगा साउथ से। सो ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में जब ये सर्कुलर कॉइल आएगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इनमें से वो कौन है जो इको फ्रेंडली होता है। कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेस इन वाइल शॉपिंग, मतलब जब भी आप बाज़ार जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो अपने साथ कॉटन बैग लेके जाओगे, बिल्कुल करेक्ट है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, अगर आपके घर में कोई लाइट या फैन वैसे ही है तो अगर उसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसे आप स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल सही। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, आप अपने स्कूल को पैदल जाओगे, ये भी सही। एंड ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो सारे ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है और एक क्वेश्चन, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। जो शादी ब्याह में जो प्लास्टिक के प्लेट्स इस्तेमाल किया जाता है खाना खाने के लिए, उसे हम क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स विथ लाइट वेट, बिल्कुल गलत। दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, ये तो कुछ हद तक ये सही लग रहा है। आगे का ऑप्शन हम देखेंगे। दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ये भी गलत है। एंड दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ये बिल्कुल ही सही, क्योंकि वो सब
नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है। जो प्लास्टिक प्लेट की हम बात कर रहे हैं वो सब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना होता है, ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। ये है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है, अगर आपने ऑप्शन को ठीक से नहीं पढ़ा तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे, थोड़ा सा मन लगा के करोगे। तो पहला हमें दिया है असर्शन में, फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिया है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, बिल्कुल सही। और यहाँ पर भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, बिल्कुल सही है। तो ये सब ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। आइसोमर मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग रहेगा। जैसे कि ब्यूटेन C4 और H10 होगा क्योंकि ये आल्केन सीरीज का है, आल्केन सीरीज का है। और आल्केन सीरीज में जनरल फार्मूला जो होता है दैट इज CnH2n+2। तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, नहीं फार्मूला सेम रहेगा लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्बन कार्बन ये सब स्ट्रेट चेन में है, बिल्कुल ही स्ट्रेट चेन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रांच्ड चेन है, ये ब्रांच्ड चेन है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रीजन असर्शन तो देख लिया, रीजन देख लेते हैं। रीजन में हमसे दिया है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग रहेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पर आपका असर्शन भी करेक्ट और रीजन भी करेक्ट। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये हो जाएगा हमारा 14 नंबर का आंसर ए। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है आपसे, असर्शन में क्या दिया है, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट ए वेरी हाई एल्टीट्यूड। जो लोग एरोप्लेन में सफ़र करते हैं उन्हें जो एटमॉस्फेयर है हमारा ये डार्क दिखता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है, एकदम करेक्ट है सेंटेंस आपका, ठीक है। रीजन क्या दिया है उसे भी थोड़ा देख लो। इट इज ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अरे भाई यहाँ पे दिया है कि एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट होता है, रीजन में दिया है एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट है इसीलिए हमको स्काई ब्लैक दिखता है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एटमॉस्फेयर में अगर वाटर ड्रॉपलेट रहेगा तो हमें रेनबो दिखाई देगा ना, तो थोड़ी ना यहाँ पे स्काई हमको ब्लैक दिखेगा, यहाँ पे तो रेनबो हमें दिखेगा। तो इसका मतलब आपका असर्शन बिल्कुल सही लेकिन जो रीजन है ये रीजन हो गया आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन करेक्ट है और रीजन आपका रॉन्ग। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
असर्शन देखिए थोड़ा सा। At puberty in boys, voice begins to crack and thick hair grows on face। तो पॉवर्टी में क्या होता है, बॉयज़ के केस में जो वॉइस है वो वॉइस क्रैक हो जाता है, फट जाता है, और थिक हेयर ग्रोज ऑन फेस, जो मॉस्टैक्स एंड बियर्ड्स ये सब धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं इन केस ऑफ बॉयज़। बिल्कुल सही। रीजन देखिए, एट पुबर्टी देयर इज डिक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक गलती दे दिया है। ये दिया है कि डिक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। पुबर्टी स्टेज में टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो रीजन हो गया वो रीजन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, आपका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा सा आप डीपली देखिए, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 17। Suhana takes 3 beakers A, B, C filled with aqueous solution of glucose, alcohol and hydrochloric acid। अब ये जो सुहाना है इसने 3 बीकर लिया, एक में ग्लूकोज को पानी के साथ मिलाया, दूसरे में अल्कोहल को पानी के साथ मिलाया, और तीसरे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी के साथ मिलाया, आज शोन इन द फिगर। आप फिगर भी देख सकते हो, ग्रेफाइट रॉड भी डाल दिए, एक सर्किट भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड डाल दिए, सर्किट भी कंप्लीट कर दिया, और उसके साथ साथ एक बॉल भी लगा दिया। तो ये कुछ था सुहाना का सेटअप। तो हमें क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब व्हेन द स्विच इज ऑन। अब जो सुहाना है तीनों केस में ये स्विच को ऑन करेगी, तो वो कौन सा केस है जहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पर सिर्फ ये सी के केस में ही बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसीलिए आपका जो बल्ब है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही ग्लो करेगा, और कहीं पे ग्लो नहीं करेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, बल्ब ए एंड बी डू नॉट ग्लो बट सी ग्लोज, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। जस्टिफाई योर ऑब्जर्वेशंस बाय गिविंग रीजंस इन ईच केस। अब यहाँ पे बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा, क्यों नहीं ग्लो करेगा? देखो, ये जो ग्लूकोज होता है, ये पानी के संपर्क में जब आता है, ये हाइड्रोजन आयन बना नहीं पाएगा। मैं लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, ग्लूकोज इन वाटर, नो हाइड्रोजन आयन्स। ये पानी के संपर्क में आने से कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा। ठीक उसी तरह से अल्कोहल जब हम पानी में मिलाएंगे, ये भी कोई हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएगा। लेकिन जैसे ही हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में मिलाएंगे, तो वो तुरंत ही आयन्स में बदल जाएगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। तो जिससे बहुत ही आसानी के साथ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करेगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। Which of the following major ions are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid? तो यहाँ पे पूछा है डाइल्यूट
एक्यूअस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी मिला दिया, तो बताइए अब वहाँ पे कौन सा, तो आप बताइए वहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट होगा। तो हमने तो अभी देखा H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डी पे आते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द कंटेंट ऑफ बीकर बी इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये देखो, ये आपका बी बीकर है, तो यहाँ पे अगर हम अल्कोहल की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर लेंगे तो क्या होगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, और बेस जब भी पानी के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, जब भी बेस पानी के संपर्क में आता है NaOH, ये जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा तो ये भी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है, आयंस में बदल जाएगा, और जिसके थ्रू बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही आराम से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बात करेंगे। यहाँ पर जो आंसर इसका होगा, बल्ब बी ग्लो करेगा। तो लेकिन ये देखिए, इसे भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। बल्ब ए डिड नॉट ग्लो बट बल्ब बी एंड सी ग्लो। ये बल्ब ए ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें ग्लूकोज है जो आयंस में नहीं बदलता, लेकिन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा और यहाँ पे भी बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे फिगर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। स्टडी द डायग्राम, यहाँ पे दिया है कि डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करें और उसके साथ कुछ सवाल पूछा है, उसका आंसर भी आप करें। तो ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दे दिया है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द बेलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एस। ये जो एस आप देख रहे हो, ये जो एस देख रहे हो, इसमें एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है। और जो बेलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसका नाम है आल्वियोलाई, जो दिखने में एक छोटा सा बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हिच ऑफ दिस ऑर्गन इज सराउंडेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग। वो कौन सा ऑर्गन है जो कार्टिलेज से घिरा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर, मतलब विंड पाइप। विंड पाइप जो होता है हमारा, ये घिरा होता है कार्टिलेज रिंग से, ताकि जब सांस लेने के टाइम ये ब्लॉक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग है। पहला, इट इज़ द सेकेंडरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, इट इज़ लोकेटेड ऑन द टू साइड्स ऑफ हार्ट। जो लंग्स होता है ये हमारे हार्ट के दोनों तरफ है, सही। द मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेस लंग्स इज प्लूरल मेम्ब्रेन, ये भी सही। द alveolar epithelium ऑफ लंग्स इज नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम, ये भी सही है।
लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो पहले दिया है, पहला ऑप्शन जो दिया था आपका, इट इज़ द सेकेंडरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। आपका लंग्स जो होता है ये सेकेंडरी नहीं होता, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी ऑर्गन हमारा माउथ है, लेकिन जो लंग्स होता है ये प्राइमरी ऑर्गन है। लेकिन यहाँ पे दिया है इट इज़ द सेकेंडरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, तो जिसके चलते ये हमारा गलत आंसर है। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी को थोड़ा सा ध्यान से आप देखो। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड व्हाट। देखो जो ट्रैकिया होता है, अब जैसे कि ये आपका विंड पाइप ऐसे निकल के आया, आपका जो विंड पाइप है ये विंड पाइप ऐसे आया, यहाँ पर ये एक साइड और दूसरे साइड में एंटर किया, तो इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। तो आपका जो ट्रैकिया है 2 हिस्सों में बटा है, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं। ये एक ब्रोंकाई और ये भी एक ब्रोंकाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे। ब्रोंकाई दिया है। Which of these is the function of balloon like structures present in lungs? हमारे लंग्स में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर आल्वियोलाई की बात हो रही है, उसका फंक्शन पूछा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहाँ पर गैस की अदला बदली होती है ना, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से आप इसे पढ़े। केयरफुली अंडरस्टैंड द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसे आप ठीक से देखें और आंसर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपसे, द पार्ट्स लेबल्ड as A and B are what and what। ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिया है A और ये जो पार्ट दिया है B, इनके नाम क्या हैं? सो A जो ग्लैंड दिखा रहा है दैट इज सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, और बी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ए हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है, Which of these hormones is produced by organ X? X हमें जो दिया था वो टेस्टिस था, वो टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है? एंड दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। Which of these is the function of the hormone released by organ X? organ X में हमारा टेस्टिस था। अब ये टेस्टिस का फंक्शन पूछा है, तो उसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स गैमेट फॉर्मेशन, सही। इट डेवलप्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन मेल्स, सही। इट डेवलप्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन फीमेल, गलत, क्योंकि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल में पाया जाता है, फीमेल के बॉडी में नहीं पाया जाता। बोथ ए एंड बी, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डी,
द सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्यूब सी एंड डी। तो यहाँ देखिए ट्यूब सी और ट्यूब डी वो कौन सा सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में थोड़ी सी आसानी हो। ये देखिए ये सी है जो डायरेक्टली टेस्टिस से निकला है, तो ये सी क्या करेगा, आपका स्पर्म कैरी करेगा। और ये जो डी देख रहे हो आप यहाँ पे, ये कैरी करेगा, यूरिन कैरी करेगा, क्योंकि ये ब्लैडर से ही निकला हुआ है, तो ये कैरी करेगा आपका यूरिन। तो सी हो गया आपका स्पर्म एंड डी हो गया आपका यूरिन, हो गया आपका आंसर डी। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे आंसर दिया है। सी में स्पर्म होगा और डी में हो जाएगा यूरिन, सीमेन और एंड यूरिन दोनों। सी स्पर्म एंड डी में यूरिन एंड सीमेन। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन E. Which of the following statement is correct about sperms and eggs of human? So regarding sperm and egg, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। Sperms contain one of the two types of sex chromosome, X and Y। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया है जो ह्यूमन स्पर्म होता है वो दो तरह का है, एक है एक्स और दूसरा वाई, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, एग कंटेन्स वन टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ओनली एक्स, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एग में सिर्फ एक ही तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है। स्पर्म कंटेन वन टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम ओनली वाई, स्पर्म में सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जो गलत है। हमने अभी देखा स्पर्म में एक्स एंड वाई दोनों पाए जाते हैं। और ऑप्शन 4, बोथ ए एंड बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए सही एंड ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो एक यहाँ पे एक फिगर दिया है, उसे हम पढ़ेंगे ध्यान से। अंडरस्टैंड द गिवन डायग्राम एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। इन द गिवन डायग्राम 2 coils of insulated copper wire are wound over a non-conducting cylinder as shown. Coil P has larger number of turns. तो सॉरी, तो यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है आपको, एक सिलेंडर है ये, और जिसके ऊपर कॉपर वायर लपेटा गया है। यहाँ पर कुछ कॉपर कॉइल्स हैं और यहाँ पर भी कॉपर वायर के कॉइल्स हैं। यहाँ कॉइल पी में कुछ ज़्यादा टर्न दिया है कॉइल एस के मुकाबले। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगाया गया है और एक स्विच भी लगा दिया गया है। और हमें क्वेश्चन पूछा है पहला, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन की के इज क्लोज्ड। यहाँ पर जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा। ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे दूसरे कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर लगा है, क्या उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा। आंसर बिल्कुल सही, हाँ होगा। ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वेनोमीटर बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। कि जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या ऐसा होगा। हाँ बिल्कुल होगा, इसे भी हम देख लेते हैं। नो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो सोलेनॉइड है इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा
और जो मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल से पास करेगी, और जैसे ही ये सेकेंडरी कॉइल से पास होगी तो ये सेकेंडरी कॉइल में भी इलेक्ट्रिक करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके चलते आपका जो गाल्वानोमीटर है ये डिफ्लेक्ट करेगा। और ऑप्शन 4 में दिया है नॉन ऑफ दिस, कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। तो क्यों हुआ, तो इसका जो रीजन तो हमने अभी आपको बताया कि जैसे ही ये कॉइल में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वैसे ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगे। अगर आपको याद हो या फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ, देखिए ये एक कार्डबोर्ड है और जिसके ऊपर कॉपर वायर ऐसे पास किया है, ठीक है। बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट ऐसे पास किया। तो यहाँ पर अगर ये साइड में मैं अगर देखूँ तो मेरी जो करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, वैसे ऊपर से होते आगे से होते हुए पीछे को गई है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आगे से होते हुए ये पीछे को ट्रांसफ़र किया है, कुछ ऐसे। तो इसका मतलब ये साइड में मेरी जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और ये साइड में क्लॉकवाइज। तो जो साइड में एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ है और जो साइड में क्लॉकवाइज वो साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकलेगा और साउथ को जाएगा, कुछ है ऐसे। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में कोई सर्किट आता है तो तुरंत ही करंट भागेगा, जो हमें बताया था महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने, और उससे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, Which of the phenomena is involved in this? वो कौन सा फेनोमेना है जो यहाँ पर हमें देखने को मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हीटिंग इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, ओम्स लॉ। और जो आंसर होगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेम ऑफ 2 कॉइल्स यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब जो 2 कॉइल लगा है उसका नाम पूछा है। एक है प्राइमरी कॉइल और दूसरा सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। वो कौन सा रूल है जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें बता रही है। तो यहाँ पे और जो आंसर होगा दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके हम करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है।